हाय फ्रेंड्स, टुडे न्यू टेक फुल फार्म एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अप्लाइड केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है जल उपचार, वाटर ट्रीटमेंट। तो इसमें पहली डिफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या है। कठोर जल तथा मृद जल की परिभाषा ये 1-2 नंबर में पूछी जाती है यूपीबीटी के बोर्ड में। तो देख लेते हैं कौन कौन सी परिभाषा है। नंबर 1 लिखेंगे पॉइंट करके, वह जल जो साबुन के साथ बहुत कम और देर से झाग देता है वह कठोर जल कहलाता है। दूसरा है, वह जल जो साबुन के साथ अधिक शीघ्रता से झाग देता है वह मृद जल कहलाता है। इसी प्रकार जल की कठोरता, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर 1 नंबर में। तो जब जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम या दोनों को बाइकार्बोनेट या फ्लोराइड्स तथा सल्फेट घुले होने के कारण होती है। इसमें अगला पॉइंट है कि जल की कठोरता निम्न 2 प्रकार की होती है। पहला है अस्थायी कठोरता। ये भी दोनों कठोरता कभी कभी दो नंबर में पूछता है या 5 नंबर में पूछता है। तो अस्थायी कठोरता कौन सी होती है कि जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होने वाली कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर किया जा सकता है। स्थायी कठोरता कौन सी होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम या दोनों के घुले होने के कारण जो कठोरता होती है उसे स्थायी कठोरता कहते हैं। स्थायी कठोरता पानी को उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है। यही दोनों कठोरता में अंतर होता है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अगला हमारा टॉपिक है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को हम क्लार्क विधि द्वारा दूर कर सकते हैं। इस विधि में जल की कठोरता के अनुसार उसमें चूने के पानी की गलित मात्रा मिलाते हैं, जिससे कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में अवशोषित हो जाते हैं। तब इन्हें छानकर अलग कर ले जाता है। ये सारे नोट्स आप बना दे रहे सभी स्टूडेंट से निवेदन कि ये सारे नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ, जिससे आपकी हम हेल्प करा सकें परीक्षा के समय, जिससे आपका पूरा पेपर हो सके, जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो और आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो ज़रूर नोट्स बना लीजिए। ये पहला चैप्टर है, आज से शुरू हो गई है क्लासें आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री की। रोज़ मिलेंगे आपको वीडियो। तो अगला देख लेते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। यहाँ तक डिफिनेशन आपने सभी ने देख लिया है। तो अगला हमारा टॉपिक है क्लार्क विधि। ये देख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए इसका, कैल्शियम बियर पॉन्ड लाइम। ये क्लार्क विधि द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। अगला है हमारा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए विधि, जियोलार्ड या परम्यूटेड विधि लिखिए। इसमें एक कोई विधि पूछता है 2 नंबर या 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा तो इसकी विधि उपयोग सब कुछ पूछेगा, मगर शॉर्ट में पूछेगा तो आपकी जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि बताइए, जैसे भी ये पूछेगा। तो यह विधि अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस विधि में सोडियम तथा एल्यूमिनियम का मिश्रित सल्फेट Na2Al2SO4OH2 प्रयुक्त होता है। इसे सोडियम जियोलाइट या परम्यूटेट कहते हैं। इसे Na27 से प्रदर्शित करते हैं। इसकी क्रियाविधि कैसी होती देख लीजिए कि जब परम्यूटेड मीटर तनों को सेट करने के बीच रखते हैं। कठोर जल ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, जो रेत की पहली तद में से छनने के पश्चात परम्यूटेट से क्रिया कर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जियोलाइट के अवक्षेप
बनाता है रेत की निपवीता अवक्षेप को रोक लेती है और मृत जल छानकर नल के रास्ते बाहर आ जाता है। यह क्या कहलाती है? क्रियाविधि, परम्यूटेड विधि की क्रियाविधि है ये। आगे लिख लीजिए, ये रिएक्शन लिख लीजिए कि कैसे होती है। अस्थायी कठोरता, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सी ब्रैकेट में HCO3 2 + NO2 सोडियम जियोलाइट अप्लाई दैट CO2 Z⁴ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सारे सूत्र आप देख लीजिए। फिर अगला हमारा Mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg ब्रैकेट में HCO3 ब्रैकेट बंद 2 + Na2 अप्लाई दैट Mg2 डाउन एरो 2 NaHCO3 सोडियम की जियोलाइट मैग्नीशियम जियोलाइट सोडियम बाइकार्बोनेट। ये थी अस्थायी कठोरता दूर करने की रिएक्शन परम्यूटेड विधि द्वारा, जिसे जियोलाइट या परम्यूटेड विधि कहते हैं। ये उन्हीं के रिएक्शन हैं जो इस प्रकार करेंगे तभी हमारा ये रिएक्शन हो पाएगा। तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। स्थायी कठोरता को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सूत्र लिख लीजिए सारे। ये रिएक्शन कराएंगे तभी ये हो पाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे डिफिनीशन। कुछ समय पश्चात परम्यूटेड की जल को मृत करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इस रिएक्शन को करने के बाद जो हमारा जल होता है उसको मृत करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और इसे पुनः काम में लाने के लिए ऊपर से साधारण नमक NaCl, नमक का सूत्र होता है NaCl का 10% घोल प्रवाहित करते हैं। इससे फिर सोडियम जियोलाइट बन जाता है। ये थी आपकी ये जियोलाइट की विधि। अब इस जियोलाइट की जो रिएक्शन होता है उसकी विधि लिख लीजिए। पहला परम्यूटेड से कराएंगे तो ये लिख लीजिए CaZ + 2 NaCl एरो CaCl2 + Na2Z परम्यूटेड विधि है। और जियोलाइट विधि की रिएक्शन देखेंगे Mg2 + 2 NaCl एरो MgCl2 + Na2Z जियोलाइट। इस प्रकार परम्यूटेड बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। जियोलाइट विधि ये कैसी होती है तो नंबर करके इसमें लिखेंगे कि इसमें कठोरता लगभग पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। इसमें उपकरण को ठीक करने के लिए तथा घुलाने के लिए विशेष बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मृदुकरण करने में समय कम लगता है। इसमें प्रमुख उपकरण सुगंधित होने के कारण कम जगह घेरती है। सुगठित होने के कारण कम जगह घेरती है। जियोलाइट विधि से हानि, उपचारित जल में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। आयन विनिमय रेजिन, ये रेजिन 1 नंबर में पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको भी लिख लीजिए। ये सारे नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाते चलिए हमारे साथ में। इस विधि में प्रयुक्त रेजिन को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है धनायन विनिमय रेजिन और दूसरा है ऋणायन विनिमय रेजिन। तो चलिए एक एक रेजिन को आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमारा धनायन विनिमय रेजिन आ गया है। इस रेजिन का उपयोग कठोर जल में उपस्थित धनायनों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस रेजिन सदुन H2SO4 तथा जटिल कार्बनिक यौगिक की क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार बनी जो रेजिन में सल्फोनिक कार्बोक्सिक समूह रहता है। धनायन विनिमय रेजिन में लंबी श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन के साथ में समूह जुड़ा होता है। इन रेजिन के अम्लीय समूह के हाइड्रोजन आयन जल के धनायनों का विनिमय करते हैं, इसलिए इन्हें धनायन विनिमय रेजिन कहते हैं। इसे H+ रेजिन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे H+ आप समझ गए होंगे कि धनायन मतलब होता है पॉजिटिव। इसका रिएक्शन देख लीजिए। अगर हम आपको एक रिएक्शन बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको लिख लीजिए।
ये इसका चित्र है जो बना लीजिए, देख लीजिए आराम से। ये आपका चित्र है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको अपनी बुक से बना सकते हैं। दूसरा हमारा है रणआयन विनिमय रेजिन। तो इसकी डिफिनेशन आप देख लीजिए क्या होते हैं कि सबसे पहले टैंक से कठोर जल के धनायनों को अलग कर लिया जाता है। इसके पश्चात प्राप्त जल को दूसरे टैंक से गुजारते हैं, जिससे कठोर जल के धनायनों को दूर किया जाता है। रणआयन को दूर करने के लिए विनिमय रेजिन का उपयोग किया जाता है। ये रेजिन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व सल्फेट दोनों आयनों को रेजिन में स्थित OH- खारा विनिमय कर लिया जाता है। ये रेजिन निम्न अभिक्रिया के अनुसार रणआयनों को जल से अलग करते हैं। ये रिएक्शन भी लिख लीजिए आप। इसके आगे हम लिखेंगे कि मृत जल को खनिज लवण या खनिज जल से अलग करते हैं, जो कि मृत जल होता है। मृत जल पुनः प्राप्त करने के लिए पहले टैंक में सांद्र HCl या हाइड्रोलिक अम्ल या सांद्र H2SO4 प्रवाहित किया जाता है। ये रिएक्शन लिख लीजिए आप। आगे पूछता है कि जल का कठोरता क्रमांक क्या होता है। तो ये 1 नंबर में डेफिनेशन इसकी कभी कभी पूछी जाती है, तो लिख लीजिए इसको कि जल की कठोरता क्रमांक से मापा जा सकता है, जबकि कठोरता क्रमांक कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य रूप में कार्यरत किया जाता है। कठोर जल का कठोर क्रमांक जल में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य कठोरता उत्पन्न करने वाले अन्य पदार्थों की मात्रा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। MgCl2। ये रिएक्शन लिख लीजिए आप सभी स्टूडेंट। अगले हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये लिख लीजिए कठोरता क्रमांक के आधार पर जल को निम्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। पहला कठोरता, जो हमारी 6% कठोरता होती है वो मृत जल की होती है। ये आपके शायद SSC में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये वाले कि कठोरता मृत जल की कितनी होती है। 6% होती है। 6 से 12 कठोरता है तो वो मामूली मृत जल होता है। 12 से 20% कठोरता होती है तो कठोर जल होता है। 20 से 30% कठोरता होती है तो अधिक कठोर जल होता है, और 30 से अधिक होती है तो अत्यधिक कठोर जल होता है। और अगला हमारा टॉपिक है कि जल की कठोरता मापने की इकाइयाँ। जल की कठोरता मापने की इकाइयाँ निम्न प्रकार की होती हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 जल की कठोरता मापने की इकाइयाँ हैं। ये 5 नंबर में पूछी जाती हैं कभी कभी, ये चारों पूछ लेता है। और जब आपके सेशनल होते हैं तो उसमें आपको ये 2 नंबर या 3 नंबर में दे देता है। 4 और 5 की ये चारों जल की कठोरता नापने की इकाइयाँ दे देता है, तो 2-3 नंबर में दे देता है। तो पहला हमारा है PPP का मतलब था पार्ट पर मिलियन। इसमें क्या होता है 10 लाख पार्ट होते हैं। तो देख लेते हैं कि एक एक करके डिफिनेशन इसकी क्या होती है। तो पहला हमारा है कठोरता को उत्पन्न करने वाले पदार्थों के भाग की कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वह संख्या जो 10 लाख भाग में उपस्थित होती है जल की ppm की कठोरता होती है। दूसरा हमारा है मिलीग्राम लीटर। इसमें 1 लाख भाग होते हैं। देख लेते हैं कि कठोर जल के 1 लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य पदार्थ की मिलीग्राम की संख्या को मिली प्रति कठोरता कहते हैं। और तीसरा हमारा है फ्रेंच डिग्री। 1 लाख भाग कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य जो भाग होता है जल की फ्रेंच डिग्री में कठोरता कहलाता है। अगला है क्लार्क डिग्री। अगला हमारा क्लार्क डिग्री। अगला हमारा क्लार्क डिग्री क्या है, देख लेते हैं कि 70,000 भाग कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य पदार्थ की संख्या को जल की क्लार्क डिग्री में कठोरता कहते हैं। ये आपके UPBT के एग्जाम में 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि बॉयलर में फफड़ी जैसा सलज का बनना। ये भी आपके फर्स्ट या सेकंड सेशनल में दिए जाते हैं क्वेश्चन 1-2 नंबर में। तो
तो इसकी डिफिनेशन आप लिख लीजिए ज़रूर से, क्योंकि 1-2 नंबर आपके यहाँ से भी मिल सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है कि इसके अंदर बॉयलरों में कठोर जल वाष्पीकृत होता रहता है और घुलित अशुद्धियों की सांद्रता निरंतर बढ़ती जाती है। सांद्रता की स्थिति में ये जल अवक्षेप के रूप पृथक होकर बॉयलरों की भीतरी सतह पर एक कठोर परत बना लेते हैं। यदि अवक्षेप गीला बना तो इसे सलज कहते हैं, अगर अवक्षेप गीला न बना तो इसे पपड़ी कहते हैं। ये थी बॉयलर में पपड़ी तथा सलज का बनना, ये थी इसकी डिफिनीशन। इसको याद कर लीजिए आप सभी। आगे पूछेगा कि पपड़ी बनने से बॉयलर में होने वाली हानियाँ। तो पहला इसमें हानि कौन सी होती है? ईंधन का अव्यय होता है। दूसरा हमारा बॉयलर की सुरक्षा में कमी। तीसरा हमारा कार्य क्षमता में कमी। चौथा हमारा विस्फोट का भय, कहीं की विस्फोट न हो जाए। और पपड़ी बनने से कैसे रोका जा सकता है? मृद जल का उपयोग करके, अर्थात बाह्य उपचार द्वारा। ये पूछे जाने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये कि फेनन तथा अपक्रमण में ये अंतर बताइए, या पूछेगा कि फेनन तथा अपक्रमण की डिफिनेशन बताइए, परिभाषा बताइए। तो फेनन किसे कहते हैं? जब कठोर जल को बॉयलर में गर्म किया जाता है तो जल के उबलते समय जो झाग उत्पन्न होता है जिसे फेनन कहते हैं। आप सभी ने देखा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप चाय बनाते हैं तो कुछ देर बाद वो भाप के रूप में जो झाग उत्पन्न होता है जिसे फेना कहते हैं, फेनन कहते हैं। जैसे चाय बनाते समय आप उबाल आती है, उसके बाद उसमें फेना टाइप का ऊपर उठने लगता है, उसी को फेनन कहते हैं। अपक्रमण, जब कठोर जल को बॉयलर में उबाला जाता है, जल के उबलते समय कुछ पानी की बूंदें भाप के साथ निकलती हैं। जब पानी हम गर्म करते हैं तो उसकी बूंदें कुछ भाप के रूप में निकलती हैं, उसे अपक्रमण कहते हैं। ये था अपक्रमण का एग्जाम्पल और वो था फेनन का एग्जाम्पल। अगला हमारा टॉपिक देखते हैं क्या है। ये पूछता है कि जैविक ऑक्सीजन BOD, ये दोनों पूछे जाते हैं। पहले देख लेते हैं 1 लीटर जल के नमूने में, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 सेंटीग्रेड पर 5 दिन में पूर्व ऑक्सीजन करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में BOD कहते हैं शॉर्टकट में। BOD COD बहुत ही पूछे जाने वाले 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं, तो इनको नोट कर लीजिए अपनी किताब में। सभी स्टूडेंट ध्यान देकर ये भी पूछ लेते हैं। दूसरा हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD। ऑक्सीजन वह मात्रा है जो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के लिए पूर्ण ऑक्सीजन के लिए आवश्यकता होती है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। तो ये थी आज की क्लास, और देख लीजिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ये आपका चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। ये एग्जाम्पल पूछे नहीं जाते मगर आपको पता होने चाहिए। ये हैं आपके क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लगा लीजिए। अपने एक एक करके बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में समझ लीजिए। आप अपनी बुक से लगा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी भी हैं। आप देख लीजिए एक बार कैसे लगाए हुए हैं, ये देख लीजिए। अगला हमारा देख लेते हैं। ये थी जानकारी इसकी, जल उपचार की। अगला हम आपको चैप्टर दूसरा हमारा होगा ये थे हमारी आज की जानकारी जल उपचार चैप्टर की। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर ज़रा से भी हेल्प हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा हमारा चैप्टर होगा उत्प्रेरक या उत्प्रेरण, कैटालिसिस और कैटालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।